ज़्यादा अफेक्टिव रोल, मैं ज़्यादा नहीं बहस करूँगा कि कितना अफेक्टिव रोल रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है इफ़ेक्टिव रोल मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, और मैं यही कहूँगा कि वो इफ़ेक्टिव रोल वो फेडरल गवर्नमेंट करे। इसके साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो भी कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी का मरतकब है, उनके हिंदुस्तान को भी कंडेम करता हूँ, और फेडरल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि इन दोनों इश्यूज़ को मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा सीरियस लें। मैं आ जाता हूँ अपने जो मेन इश्यूज़ थे। कोविड पे हम वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे बातचीत करता रहा हूँ। हमने एक टास्क फोर्स बनाई थी। ये टास्क फोर्स 27 फरवरी 2020 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, और पहले 3 या 4 महीने तो हम इसकी तकरीबन रोज़ाना मीटिंग्स करते रहे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, कुछ उस फर्स्ट वेव में जब हमें कामयाबी हुई तो उसके बाद मीटिंग्स हमने कम कर दी। फिर पिछले 1-1.5 महीने से दोबारा हमें कुछ तशवीश हुई जो थर्ड वेव कोविड की आई हुई उस सिलसिले में, तो हमने ये ट्वाइस अ वीक, बल्कि कभी कभी 3 दफ़े, पिछले हफ्ते में हमने 3 मीटिंग्स की थी इस सिलसिले में। तो हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो हम इक़दाम हुकूमत सिंध उठा रही है वो इस टास्क फोर्स के अंदर सारे लोगों की जो कलेक्टिव एडवाइस होती है, इसमें गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा होम डिपार्टमेंट, हम रेंजर्स, इंटेलिजेंस, आर्मी, इनके नुमाइंदे भी होते हैं। उसके साथ साथ हम जो डॉक्टर्स हैं उनको भी साथ लेते हैं, और हम सब जो कलेक्टिव सारे लोग बैठते हैं वो डॉक्टर्स की जो तजावीज़ हैं उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं किसी फ़ैसले में आने के लिए। तशवीश हमें ये हुई थी कि रमज़ान में जब हमने देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं, ये थर्ड वेव आई है, और हमें पिछले साल का तजुर्बा था। पिछले साल रमज़ान और उसके ईद पे बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद बढ़ी थी। हमने ये चीज़ मद्देनज़र रखी, और हमने इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये कहा कि जी हम अपने केसेस बढ़ा देंगे, और वो हमने किया है। सिंध के अंदर ईद उल फितर के बाद, यानी 14 मई से लेके 22 मई तक हमने 2809 केस पर मिलियन किए हैं, टेस्ट पर मिलियन किए हैं, और ये किसी और सूबे से दुगने हैं। पंजाब के हैं 1327, खैबर पख्तूनख्वा के 1363, और बलूचिस्तान के 764। इससे हमने जो टोटल हमने 1,34,482 टेस्ट किए हैं इस एक हफ़्ते में। मेरा ख्याल है ये जब से वबा फैली है ये किसी एक हफ़्ते की सबसे ज़्यादा तादाद है, और इसके हमारा मकसद भी यही था कि हम सही असेस करें कि सिचुएशन क्या है। इन टेस्ट के बाद हमारी जो पॉजिटिविटी आई है इस एक हफ़्ते में, और पूरे हफ्ते का मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, पूरे सूबे की है 8.37%, 8.37%। लेकिन हमें ज़्यादा थोड़ी तशवीश इसलिए हुई है कि जो हमारे गुंजान इलाके हैं, जो बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद। कराची को अगर हम एज ए डिवीज़न हम लें तो कराची में जो पॉजिटिविटी है वो 13.60% है, और इसमें भी इनके डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल ईस्ट की पॉजिटिविटी वो 26% से ज़्यादा है इस पूरे एक हफ़्ते में, और हैदराबाद की 10.76%। ये पूरे मुल्क में जो भी इस वक्त चल रही पॉजिटिविटी। और रमज़ान जब शुरू हुआ था उससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है 31 मार्च को हमारी पॉजिटिविटी सबसे कम थी पूरे मुल्क में।
अब ये हमारी आप कोताही समझ लें, जो भी समझ लें, लेकिन हमने जो इक़दामात के लिए कहा गया था, इसी टास्क फोर्स ने जो रेकमेंड किया था कि आप इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद करें, आप 2 हफ्ते का थोड़ा सख्त लॉकडाउन लगाएं ताकि इन केसेस की ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह ना हो, वो चीज़ नहीं मानी गई और ये केसेस की तादाद हमारे यहाँ, जैसे मैंने कहा कि 4-5% से बढ़ के 8.37% हो गई ओवरऑल पूरे प्रोविंस की, और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद की काफ़ी बढ़ गई। ये तशवीश हमें इसलिए भी हुई, मैं आपको 1-2 स्लाइड्स दिखा दूंगा कि रमज़ान और उसके बाद ईद, इसलिए कि मेल मिलाप होता है, लोग शॉपिंग पे निकलते हैं, ये सारे जो इश्यूज़ हैं, हमने पिछले साल का रमज़ान के बाद ईद का जो नंबर ऑफ़ केसेस जो हुए थे उनकी एनालिसिस की, और ये मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, अगर आई डोंट नो फोकस कर सकते हैं या आप देख तो सब सकते होंगे इसको, जो है कि ये ईद उल फितर पे पिछले साल 846 केस थे और 15 दिन के अंदर ये हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 3000 हो गए, और इस दिन 30% पॉजिटिविटी थी। आज जो 13.6% है, रमज़ान के 15 दिन बाद ईद के यानी 15वीं शव्वाल को 3038 केस जो सूबह सिंध में अभी तक सबसे ज़्यादा हैं और 30% पॉजिटिविटी थी। ये हमारे लिए कंसर्न की बात थी। और इस साल भी जब हमने अभी तक ये देखा है, तो जब पहली शव्वाल को ईद के दिन 831 केस थे और कल थोड़े कम आए, परसों ये बढ़ के 2136 केस हो गए। अब ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, नहीं पिछले साल का भी मैंने आपको दिखाया, इस साल का भी ये ट्रेंड देख के तो तशवीश, टास्क फोर्स ने हमें जो एडवाइस किया कि जी आपने सख्त इक़दाम करने होंगे। एनसीओसी ने एक फ़ैसला किया, एनसीओसी ने फ़ैसला किया पता नहीं मंडे से फ़लानी चीज़ें खुल जाएंगी और फिर 1 जून से और चीज़ें खुल जाएंगी। हमें टास्क फोर्स में सारे एक्सपर्ट्स ने सख्ती से एडवाइस किया कि ये वक्त कॉशन का है, ये वक्त एहतियात का है, और आप इस तरीके का कोई सिग्नल ना दें कि हम फ़लाने दिन से फ़लाना खोल रहे हैं, फ़लानी चीज़ दिन से फ़लाना खोल रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो पिछले साल जून जुलाई में हुआ था कि हमारे यहाँ अस्पताल, और इस वक्त ये सिचुएशन कुछ अस्पतालों में हो गई है, डॉक्टर फैसल बैठे हैं, डॉक्टर बारी बैठे हैं इधर, आगा खान और इंडस में आपको बिस्तर नहीं मिल रहे। हमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वो फुल है। हमने एक्सपो सेंटर बंद कर दिया था, उसको दोबारा खोला है और उसके नंबर्स भी होंगे 50% वो बढ़ गई है। अब ये तशवीश की चीज़ है जिस पे हमने आंखें नहीं बंद कर देनी कि सब ठीक है और आगे चलें। तो इन सारे चीज़ों की वजह से टास्क फोर्स ने कल जो मीटिंग की थी, पहले थर्सडे को मीटिंग थी, थर्सडे को हमने कहा कि हम सैटरडे को दोबारा मिलेंगे और सब लोगों से कहा था कि सिचुएशन असेस करें और अपनी तजावीज़ दें। सब ने ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था सबका कि जी हमने थोड़ी सी सख्ती और करनी है, रिलैक्सेशन की तो बात ही नहीं, और कब हम रिलैक्स करेंगे ये भी हम नहीं कह सकते कि 2 हफ्ते बाद हो जाएगा। ये सारा डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि वो कितना अच्छी तरीके से इन SOPs को फॉलो करते हैं ताकि कुछ खुलने की बातें की जाए। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस वक्त हम कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि जी 2 हफ्ते बाद बेहतर हो जाएगा या 3 हफ्ते बाद हो जाएगा या 4 हफ्ते बाद हो जाएगा। हाँ, इसकी गारंटी हम सब इधर बैठे लेंगे, अगर लोगों ने SOPs को फॉलो किया तो बहुत जल्द बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। मतलब ये हमारे हाथ से ज़्यादा लोगों के हाथ में है कि किस तरीके से इसको ये टैकल करें। हमने जो फैसले किए कि जी जो पहली बंदिशें हैं वो बरकरार रहेंगी अगले 2 हफ्ते तक, और हम नहीं सोचेंगे 2 हफ्ते इनको रिलैक्स करने। इन बंदिशों
में कुछ और भी ऐड किए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि जी दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकती हैं, हम उसको वापस 6 बजे शाम तक लेंगे और ये नोटिफिकेशन आज इशू हो जाएगा। मैं आपके ज़रिए सबको ये बताना चाहता हूँ और मैं बाकी लोगों से भी मिलूँगा और उनसे कहूँगा कि हमसे कोऑपरेट करें। सारा मकसद है कि कोऑपरेट करें ताकि हम इस वबा से, जैसे आप लोगों की मदद से, मुल्क के लोगों की मदद से, ख़ासतौर पे सूबा सिंध के लोगों की कोऑपरेशन से हमने इस पे कुछ कंट्रोल लाया था कि हम ये कंट्रोल ला सकें। जो चीज़ें बंद हैं वो आपको पता है, सिर्फ जो खुली हैं मैं वो बता दूं। फार्मेसीज़, अच्छा फार्मेसीज़ में भी वो स्टैंड अलोन फार्मेसीज़ हमने कहा है, अगर कोई फार्मेसी यानी दवाओं की दुकान, मैंने कल बात की थी, इधर मैं रिपीट कर देता हूँ अपने मीटिंग में, कि अगर अंडे डबल रोटी बेच रहा है तो वो बंद हो जाएगी पूरी की पूरी दुकान। तो कोई ऐसी चीज़ ना करें, इसलिए कि अगर आपने वो ख़रीदारी करनी है 6 बजे से पहले वो आप कर सकते हैं। पेट्रोल पंप्स खुले हैं शाम को, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेक अवे और होम डिलीवरी ये खुली है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल मेहरबानी करके ना किया जाए, नहीं तो फिर कोई ऐसा एक्शन, और एक्शन मैं ये भी क्लियर कर दूं कि वो एक्शन जो भी हुकूमत लेगी उस दुकान के ऊपर लेगी, लोगों के ऊपर मैंने सख्ती से मना किया है इंतज़ामिया को कि उनसे बड़ी आराम से पेश आ जाए। उस दुकान के ऊपर भी हम कोई और सख्ती नहीं करेंगे, हम फाइन्स जो हमें इजाज़त देता है कानून उसके तहत बहुत ज़्यादा लगाएंगे ताकि कुछ उनको उसकी सज़ा मिले। गवर्नमेंट के एसेंशियल ऑफिसेज वगैरह खुले हैं जो हमने कहा था। अच्छा मैंने बताया कि बाकी दुकानें 6 बजे शाम को बंद हो जाएंगी, मॉल्स भी 6 बजे शाम को बंद होंगे, मॉल्स के अंदर जो फार्मेसीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी। ये नहीं कि जी मॉल खुला है इस बहाने कि जी फार्मेसीज़ खुली हैं आपकी, और ये बड़ा क्लियरली हमने इस सारे उसमें दिया हुआ है जो हमारी आएगी नोटिफिकेशन। मैंने बताया इंडोर आउटडोर डाइनिंग बिल्कुल बंद है, वो जो खोलने की बात थी, सिंध के अंदर इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद है, सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी खुली है। इसके अलावा मैरिज हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, पार्क्स, आपके जो इंडोर जिम्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, किसी किस्म की होती हैं, फिर बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो ये पार्क्स वगैरह हैं, अलादीन पार्क हो गया, ये सब बिल्कुल बंद हैं, इनको हम नहीं खोल रहे हैं। सिनेमास, ब्यूटी पार्लर्स, स्पास, श्राइन्स, दरगाहें, हर किस्म के टूरिस्ट स्पॉट ये बंद हैं अगले 2 हफ्ते तक, और इंतज़ामिया कोशिश करेगी कि एक और मेरा मकसद ये, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये सारा डिपेंड करता है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस, इसका फ़ायदा तभी होगा जब लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। स्कूल्स और कॉलेजेस, सईद गनी साहब बैठे हैं, बिल्कुल बंद है, किंडरगार्टन से लेके, नर्सरी से लेके और यूनिवर्सिटी तक, प्राइवेट या पब्लिक, बिल्कुल टोटल थ्रू आउट द प्रोविंस बंद है। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करें कि 5% से कम हो तो खुला रख दें, इसलिए कि ये बड़ा एक, आज 5% है, कल 6 हो सकता है वो, और आज 6 है कल 5 हो सकता है, फिर वो कहेंगे जी हम खोल दें आज। तो ये 2 हफ्ते की बिल्कुल स्ट्रिक्ट SOP की फॉलोइंग होगी। डिटेल में जो आज निकल जाएगी अभी कुछ देर बाद SOP, इसको हम हर जगह पे कोशिश करेंगे डिसमिनेट करें, हम अपनी वेबसाइट्स पे डालेंगे। मैं मीडिया को कहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तशहीर करे ताकि लोगों को पता हो। इसके साथ साथ कुछ मैंने कमिश्नर कराची को ख़ास तौर पे और एडिशनल IG कराची को कहा था कि हर दुकान पे ट्रांसपोर्ट 50% पे चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी।
कि मैं से रह गया, तो दुकानों पे, बसों में, ट्रांसपोर्ट की जगहों पे ये हर ओनर को बाहर पूरा एसओपी का इश्तिहार लगाना होगा कि जी आप दुकान के अंदर आए तो आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज जो सैनिटाइजर्स अवेलेबल हों वो सैनिटाइज करना है। दुकान की कैपेसिटी लगाएंगे कि जी इस दुकान की नॉर्मल टाइम्स पे या इस बस की नॉर्मल टाइम्स पे कैपेसिटी 40 सीटों की है, लेकिन अब 20 से ज़्यादा इस पे अलाउड नहीं है, वो लिखा होगा, ताकि अगर कोई चेक करे तो उसको पता चले ना कि जी कैपेसिटी है कितनी और कितने लोग हैं उसके अंदर। तो दुकानों में भी ये कैपेसिटी लिखना उनके लिए ज़रूरी होगा। बसों में ख़ास तौर पे मैंने कहा है और जो टास्क फोर्स उसने फैसला किया है कि जो अड्डे होते हैं बसों के, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कराएं, इसलिए कि रास्ते में किसी को रोक के और फिर उतारना एक मसला हो जाता है। तो अगर रास्ते में कोई वायलेशन पाई गई तो उस बस को जहाँ पे वो इख्तिताम होगा उसके सफ़र का, वहाँ पे इम्पाउंड किया जाएगा, उस पर पेनल्टी डाली जाएगी और जो भी कानून के तहत ले सकते हैं स्टेप्स वो लिए जाएंगे। मैं हाँ डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन हुकूमत सिंध ने काफ़ी वैक्सीनेशन सेंटर्स, 200 से ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, तो 234 वैक्सीनेशन सेंटर पूरे सूबे में कायम हैं। मेरी लोगों से ही दरख्वास्त है कि इस वबा से बचने का यही तरीका है कि एक तो आप SOPs फॉलो करें जब तक आप वैक्सीनेट होने का ये मतलब नहीं कि वैक्सीनेशन बस इधर लगाई और अगले दिन से आप सारे SOPs भूल जाएं। ये पूरी दुनिया में यही कहा गया है कि आपको वैक्सीनेशन वायरस के शदीद जो उसका इफेक्ट्स होंगे उससे बचा सकती है, लेकिन आप दूसरों को वायरस दे सकते हैं, इसलिए आपने वो एहतियात जारी रखने जब तक नया प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में ना आ जाए कि क्या हमने करना है। वैक्सीनेशन के लिए मेरी आपके तवज्जो से दरख्वास्त है कि कोई भी वैक्सीन हो, हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान उसको टेस्ट करके, उसके ट्रायल्स लेके, डॉक्टर्स से मशवरा करके उसके बाद लगा रही। जो कई आ जाती हैं अफवाहें इसके बारे में, उन पे ध्यान ना दें। वैक्सीन की वजह से पूरी दुनिया खुलने जा रही है और हम बहुत पीछे रह गए। अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा कि हमने टाइमली क्यों नहीं हम वैक्सीन्स प्रिक्योर कर सके, क्या वजूहत थी, लेकिन अब जो भी हैं इस वक्त वैक्सीन्स की कुछ हमारे पास मौजूद है सप्लाई, और हम और भी प्रिक्योर जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली काम करके प्रिक्योर कर रहे हैं वैक्सीन। तो वैक्सीनेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैं मेरा ख्याल है मैं अगर डॉक्टर साहब आपसे कहूँ कि थोड़ा सा बता दें, फिर मैं दूसरा जो इशू है ना उसके बारे में ये फिर सवालात आपके इकट्ठे ले लेंगे। तो मैं डॉक्टर फैसल अगर आप हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। डॉक्टर फैसल से आप सब वाकिफ़ हैं, हमारे टास्क फोर्स के पहले दिन से मेंबर हैं और बड़ी एक्टिवली इन्होंने हमें हुकूमत सिंध को सपोर्ट किया है, और हम तीनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर कैसर भी हमारे साथ अब टास्क फोर्स में बैठते हैं, और इनकी राय जैसे मैंने कहा हम सबसे ज़्यादा इनकी राय को देते हैं, डॉक्टर्स की राय को हम अहमियत देते हैं।